अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर पे, स्ट्रेटजिक फाइनेंस पे, और हम डिस्कस करेंगे जो डिविडेंड पॉलिसी में हमारी जो चीज़ें आती हैं और जो डिफरेंट पॉलिसी वगैरह आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, that is dividend policy, and in dividend policy we will talk about what are the different theories related to dividend policy, what are the elements, what are the factors which affect the dividend policy, as well as we will talk about different forms of dividend. तो हम इसमें अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं, डिविडेंड पॉलिसी को सेट करते हुए जो है वो आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, और जो डिविडेंड की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो हमारे पास कौन कौन सी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सो द डिविडेंड refers to that part of profits of a company which is distributed among its shareholders. तो जो डिविडेंड होता है ये सबसे पहले हम मानते हैं कि डिविडेंड है क्या। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो नेट इनकम है। उस नेट इनकम को जो हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आती है, उस नेट इनकम को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेती है। एक पार्ट वो होता है जो वो अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको हम डिविडेंड कहते हैं। और सेकंड पार्ट जो बच जाता है पीछे, वो उसको अपने पास रिजर्व के तौर पे रख लेती है। ये रिजर्व उसको क्यों चाहिए होता है? ये रिजर्व उसको चाहिए होता है इस वजह से कि उसने अगर फ्यूचर में उसको कोई कैश की जरूरत पड़ती है, उसको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो रीफाइनेंसिंग कर सके। तो ये पार्ट जो बच जाता है प्रॉफिट का, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमारे पास जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस होती हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अल्टीमेटली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को डिविडेंड कहते हैं, सेकंड पार्ट को जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है 1 मिलियन नेट प्रॉफिट हुआ और उसमें से उसने जो है वो 6 लाख प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो 6 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो आपकी डिविडेंड की अमाउंट कहलाएगी, और जो 4 लाख आपने रिटेन कर लिया, जो आपने रिजर्व में रख लिया फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसको जो है वो हम रिटेन अर्निंग्स कहेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड के तौर पे और कितना पार्ट अपने पास होल्ड करे रिटेन अर्निंग की सूरत में, दैट इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को देखना पड़ता है, आपको अपनी करंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है, आपको अपनी फ्यूचर इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको मार्केट को और इन्वेस्टर्स को भी देखना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, कंसीडर करते हुए फिर जो है वो आप ये डिसाइड करते हैं कि आप जो है वो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड की सूरत में, और कितना प्रॉफिट जो है वो आप अपने पास होल्ड करेंगे रिटेन अर्निंग की सूरत में। सो द डिविडेंड इज द राइट एज वेल एज रिवॉर्ड ऑफ द शेयर होल्डर। तो जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर का राइट भी होता है और उसके साथ साथ जो है वो उनका रिवॉर्ड भी होता है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने रिस्क लिया हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो ये उनका राइट भी है और रिवॉर्ड भी है। सो फॉर द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे वांट कि उनको मैक्सिमम डिविडेंड दिया जाए। इन्वेस्टर तो ये चाहते होते हैं कि उनको डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि उनके रिटर्न मैक्सिमाइज हो। फॉर द कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी ने अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखना होता है कि अगर उसको जो है वो फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के लिए या ग्रोथ के लिए फंड्स की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से फंड्स आएंगे। अगर वो उसने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फिर उसको जो है वो फंडिंग आउटसाइड फंडिंग लेनी पड़ेगी, और उसके अगेंस्ट उसको जो है वो कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो इफ अ कंपनी प्रोवाइड मोर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स देन इट हैज टू मीट इट्स फ्यूचर रिक्वायरमेंट थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स और डेट। तो अगर जो है वो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर, तो फिर जब उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट आएगी फंडिंग की, तो फिर उसको या तो जो है वो डेट इशू करना पड़ेगा उस फंडिंग को पूरा करने के लिए, या जो है वो उसको शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर सके। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ये कहा कि जो कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस आती हैं, नेट प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो आप डिविडेंड प्रॉफिट के सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर को, उसको हम डिविडेंड कह देते हैं।
और जो प्रॉफिट का हिस्सा बच जाता है वो कंपनी अपने पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख लेती है, फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए रख लेती है, उसको जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, डिविडेंड पॉलिसी does affect both the long term financing and wealth of shareholders। तो इस वजह से जो डिविडेंड पॉलिसी होती है ये इतनी क्रिटिकल है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और ग्रोथ को भी जो है अफेक्ट करती है, उसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है उनको भी जो है अफेक्ट करती है। तो द फर्म डिसीजन टू पे डिविडेंड should be in such a manner so as to equitably apportion the distributed profits and retained earnings। तो जो फर्म का डिसीजन है डिविडेंड पे करने का, तो उसके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होना चाहिए, ताकि डिविडेंड को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले और रिटेन्ड अर्निंग्स को भी जो है उतनी ही इंपॉर्टेंस मिले। और ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये देखेगी कि हमने जो है वो कितनी अमाउंट डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कितनी अमाउंट जो है वो हमने रिटेन्ड अर्निंग की सूरत में अपने पास होल्ड करनी है। सो डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है और वो आपकी फर्म वैल्यूएशन को किस तरह से जो अफेक्ट करता है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज इफ शेयर होल्डर वेल्थ इज मैक्सिमाइज। अगर जो है वो हम शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज कर दें तो फर्म की वैल्यू को भी मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, तो शॉर्टली अगर हम डिस्कस करें, शेयर होल्डर्स की कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर एक ही वेल्थ होती है और वो होते हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स की सूरत में कंपनी में। तो अगर आप कंपनी उनके शेयर्स की प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो शेयर प्राइसेस हैं वो उनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को डिनोट करती है। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, मैक्सिमाइज हो जाएं, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, और अगर वो प्राइसेस कम हो जाएं तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो फर्म की वैल्यू जो है वो भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे रिसर्चर्स का कंफ्लिक्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ रिसर्चर जो है इस आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट द डिविडेंड डिसीजन डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर वेल्थ एंड हेंस द वैल्यू ऑफ द फर्म। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आपका जो डिविडेंड डिसीजन है या डिविडेंड पॉलिसी है वो ना ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इफेक्ट करती है, और अगर वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इफेक्ट नहीं करती तो इसका मतलब है वो फर्म वैल्यू को भी इफेक्ट नहीं कर देगी। मीन इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिसर्चर है, इनके मुताबिक आपकी डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी हो, चाहे आप 100% डिविडेंड पे करते हैं, चाहे 40% पे करें, 50% पे करें, चाहे आप 0% डिविडेंड पे करें, उसका इफेक्ट शेयर प्राइसेस पे नहीं होता। और अगर शेयर प्राइसेस पे इफेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर वेल्थ पे उनका इफेक्ट नहीं हुआ, और अगर शेयर होल्डर वेल्थ पे इफेक्ट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो कहते हैं कि नहीं, उसका फर्म वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं होगा। जबकि जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो इसके रिवर्स ओपिनियन, ऑपोजिट व्यू पे है। अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल ऑफ थॉट द डिविडेंड डिसीजन मटेरियली इफेक्ट द शेयर होल्डर वेल्थ एंड आल्सो द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास वो ये कहता है कि आपकी डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो आपकी शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करती है। जब वो शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी शेयर होल्डर वेल्थ को जो है वो इफेक्ट कर रही है, और जब वो शेयर होल्डर वेल्थ को इफेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म वैल्यू को भी जो इफेक्ट कर रही है। अब हम इनकी जो डिफरेंट थ्योरीज है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो ये अब अपने दो स्कूल ऑफ थॉट्स की बात की, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी जो इनको डिस्कस करेंगे। So the view of two schools of thoughts are discussed under two groups। तो हमने उन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के उन दोनों ग्रुप के दो ग्रुप्स बना दिए हैं। The first group is called as the irrelevance concept of dividend और theory of irrelevance। तो हम इसको irrelevance concept या theory of irrelevance कहते हैं, मीन्स के जिसका जो लोग ये कहते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी का फर्म वैल्यू पे या शेयर होल्डर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड द सेकंड ग्रुप इज द रेलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड और थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। जो लोग ये कहते हैं कि जी डिविडेंड पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपकी शेयर होल्डर वेल्थ के ऊपर और उसके बाद फर्म वैल्यू के ऊपर। सो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस की। थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस की हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है वो है रेजिडुअल थ्योरी।
जब हम रेजिजुअल थ्योरी की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेजिजुअल थ्योरी, द डिविडेंड डिसीजन हैज नो इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स or prices of the shares, and hence it is irrelevant so far as the valuation of the firm is concerned. इस थ्योरी के मुताबिक जो डिविडेंड डिसीजन है उसका शेयर होल्डर वेल्थ या शेयर प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से वो ये कहते हैं कि जी इसका फर्म की वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से जो डिविडेंड पॉलिसी है वो इररेलेवेंट है। This theory regards dividend decision merely as part of financing decision because the earnings available may be retained in the business for reinvestment. इस थ्योरी के मुताबिक जो डिविडेंड डिसीजन है वो सिर्फ आपकी फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए होता है कि अगर आप डिविडेंड कम पे करेंगे और कुछ डिविडेंड अपने पास कुछ प्रॉफिट अपने पास होल्ड कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तो फिर जो है वो आप उसको फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। But if the funds are not required in the business, they may be distributed as dividend. लेकिन उनके मुताबिक अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि उनको फ्यूचर में फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ना ही री इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना ही उनको कोई और शॉर्ट कमिंग्स आएंगी, तो वो फिर चाहें तो वो अपने तमाम डिविडेंड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Thus, the decision to pay dividends or retain the earnings may be taken as a residual decision. तो इनके मुताबिक ये है कि जी आपने प्रॉफिट को डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन अर्निंग की सूरत में रखना है, ये रेजिजुअल डिसीजन है कि सिंपली आप देख लेंगे अगर आपको फ्यूचर में कैश की ज़रूरत है तो आप फंड्स कुछ को होल्ड कर लेंगे रिटेन अर्निंग की सूरत में, और अगर आप समझते हैं कि जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर आप उसको डिविडेंड की सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रेजिजुअल थ्योरी है जिसके मुताबिक ये है कि आप अपनी कंडीशन के मुताबिक फाइनेंसिंग कंडीशन के मुताबिक देखेंगे, अगर फंड्स की ज़रूरत है तो डिविडेंड कम पे करते हैं और रिटेन अर्निंग ज़्यादा कर लें, और अगर आपको फंड की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप जो है वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और रिटेन अर्निंग में फिर आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की इसी के अंदर बात करें, ये इररेलेवेंस में रेजिजुअल थ्योरी फर्स्ट थी। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस of irrelevance theories, Modigliani and Miller approach called as MM model, MM theory. फाइनेंस के स्टूडेंट्स ने ये कहीं ना कहीं पे MM मॉडल, MM थ्योरी का नेम सुना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। MM मोडिग्लानी एंड मिलर दो फेमस रिसर्चर्स हैं फाइनेंस के अंदर, और इनका जो थ्योरी है वो ये है कि जो डिविडेंड पॉलिसी होती है उसका मार्केट प्राइस के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होता। तो फिर फर्म वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? इनके मुताबिक जो है जो आपकी फर्म वैल्यू है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती है। पहली, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी। अगर किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसकी फर्म वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर किसी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी कम है, वो कम अर्न कर सकती है फ्यूचर में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अगर किसी फर्म की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हैं, उसके ऊपर रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, तो उस फर्म की जो फर्म वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो डाउन हो जाएगी, फर्म वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी। तो मोडिग्लानी और मिलर का ये मेजर जो है वो उसमें ओपिनियन था। तो सबसे पहले अब हम इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फेमस थ्योरी है हमारे पास। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अजम्पशंस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस। इन्होंने इसके डिफरेंट अजम्पशंस को यूज किया, तो वो अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट, देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इनके मुताबिक कैपिटल मार्केट परफेक्ट हैं, रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स खुद डिसीजन करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेके जो डिसीजन करते हैं। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, इन्वेस्टर्स रैशनली बिहेव करते हैं, मींस इन्वेस्टर्स जब भी कोई बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन करते हैं तो वो मेरिट पे डिसीजन करते हैं। ऐसे डिसीजन नहीं करते कि जी आज ये इन्वेस्टर इसको परचेज कर रहे हैं तो मैं भी इसको कर लेता हूँ, ये इसको सेल कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे नहीं करते। बल्कि वो प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन को बेहतर करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद डिसीजन करते हैं। देन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो सबको अवेलेबल है और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। देयर आर नो फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सिक्योरिटीज को ना तो इशू करने की कोई कॉस्ट है जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं,
और ना ही इन्वेस्टर जब सेल परचेज करेंगे सिक्योरिटी तो उनकी कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ना ही कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, मीन्स सिक्योरिटीज को इशू करने की कोई कॉस्ट नहीं है, और ना ही कोई इन्वेस्टर्स के सेल परचेज जब करेंगे सिक्योरिटीज उसकी कोई कॉस्ट आती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है। नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कोई भी इन्वेस्टर इतना लार्ज नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि वो शेयर के मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सके। There are either no taxes or there are no differences in the tax rate applicable to dividend and capital gain। या तो टैक्सेस है ही नहीं, उन्होंने ज्यूम किया, या अगर टैक्सेस है भी तो उसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के ऊपर। द फर्म हैज़ अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो कंपनी है उसकी रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। एंड लास्ट वन इज देयर इज नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, यहाँ पे ना ही कोई रिस्क है ना ही कोई अनसर्टेनिटी है। एमएम ड्रॉप दिस अजम्पशन लेटर, बाद में एमएम ने जो है वो इस अजम्पशन को जो है वो एलिमिनेट कर दिया था, लास्ट अजम्पशन। द आर्गुमेंट ऑफ एमएम, अब हम इसके मेन आर्गुमेंट की बात करेंगे कि एमएम थ्योरी का मेन आर्गुमेंट क्या है। एमएम आर्ग्यूड दैट whatever increase in the value of the firm results from the payment of dividend। एमएम के मुताबिक जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो आपकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, शेयर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हो गई और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इनके मुताबिक डिविडेंड पे करने की सूरत में फर्म वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है will be exactly offset by the decline in the market price of shares because of external financing and there will be no change in total wealth of shareholders। इनके मुताबिक जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो आपकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई, शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज हुई और कंपनी की फर्म वैल्यू इंक्रीज हुई। सेकंड जो साइड ये जो आर्ग्यू करते हैं वो ये है कि आप जब आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आपको प्रॉफिट नहीं रहा, आपने रिटेन अर्निंग कम रखी, फ्यूचर में जब आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको आउटसाइड फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। आउटसाइड फाइनेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको उसके ऊपर या तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बॉन्ड्स की सूरत में, या आपको जो है वो डिविडेंड ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप शेयर इशू करते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी शेयर की प्राइसेस डाउन होंगी, शेयर होल्डर वेल्थ डाउन होगी और फर्म वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इनके मुताबिक जितनी का आप फर्म वैल्यू इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरी साइड पे जब आप डेट लेंगे या फर्दर शेयर इशू करेंगे फाइनेंसिंग लेने के लिए, उतनी फर्म वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से इनके मुताबिक ये है कि ये जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है वो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि डिविडेंड पे सूरत में जितना बेनिफिट मिलना है, जब आप कैश कम हो गया आप फंडिंग लेंगे उतना आपको लॉस इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा और उतनी जो है आपकी फर्म वैल्यू दोबारा डाउन हो जाएगी। एग्जाम्पल, if a company having investment opportunities distributes all its earnings among the shareholders, it will have to raise additional funds from external source। एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि अगर एक कंपनी है और उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और वो अपनी तमाम अर्निंग प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो वो क्या करेगी कि जब उसने आगे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फाइनेंसिंग के लिए उसको एडिशनल फंड्स के लिए उसको एक्सटर्नल सोर्स पे जाना पड़ेगा। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर, तो या तो वो शेयर इशू करेगी तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस, या जो है वो डेट इशू करेगी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। इन फॉल इन द अर्निंग्स पर शेयर इन द वैल्यू, तो फर्म की जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो जाएगी। दस whatever a shareholder gain on account of dividend payment, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर को जितना बेनिफिट या गेन मिला डिविडेंड पेमेंट की सूरत में is neutralized completely by the fall in market price of the share। उतना जो है वो जब आउटसाइड फंडिंग ली जाएगी तो उसकी प्राइस उतनी डाउन हो जाएगी। मीन एक साइड पे शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड जब पेमेंट होगी उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, और जब कंपनी जो है वो आउटसाइड फाइनेंसिंग करेगी तो उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, उतना उस साइड पे उसको लॉस हो जाना है। तो वो कहते हैं वो बैलेंस हो जाएगा इससे जो है। क्रिटिसिज्म ऑफ एमएम, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, द परफेक्ट कैपिटल मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी,
जैसे एमएम ने एज्यूम किया था कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स हैं, तो रिसर्चर्स ने कहा कि आपके पास परफेक्ट कैपिटल मार्केट नहीं होती, यहाँ पे इम्परफेक्शन होती है मार्केट में। तो ये उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया असम्पशन को। सेकेंड, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन। ये कहा कि किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम पर्सन को अवेलेबल नहीं होती है। द फर्म हैव टू इनकम फ्लोटेशन कास्ट। इनके मुताबिक जब भी आप कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करेगी तो उसकी फ्लोटेशन कास्ट होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिक्योरिटीज को इशू करें और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो? टैक्सेस डू एग्जिस्ट, टैक्सेस होते हैं और वो डिफरेंट भी होते हैं, आपको पेमेंट करनी होती है उनकी। फर्म्स डू नॉट फॉलो अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। उन्होंने कहा कि ये अनरियलिस्टिक है कि कोई फर्म रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लेकर चले, ऐसा तो नहीं होता। The investors have to pay fees, brokerage, etc. while doing any transaction। के मुताबिक इन्वेस्टर्स जब भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे, सेल या परचेज की करेंगे सिक्योरिटीज की, तो उनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आनी है, उनको फीसिस को पे करना है, ब्रोकरेज वगैरह है वो पे करनी है। एंड शेयर होल्डर्स मे प्रेफर करंट इनकम एज कम्पेयर टू द फ्यूचर गेन। इन्होंने ये कहा फाइनली कि जैसे एमएम ने ये कहा है कि जी डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट का ऐसा नहीं होता। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो करंट इनकम मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू कि वो इस चीज़ का वेट करें कि जी फ्यूचर में कंपनी इन्वेस्ट करेगी और उनकी शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस थी, जिसमें हमने रेजिजुअल अप्रोच को डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो हमारे पास एमएम थ्योरी है, मोडिग्लानी और मिलर थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस, इसको हमने डिस्कस किया।